क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम एक सिस्टम को ऑपरेट कर सकें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है हार्डवेयर के साथ। हार्डवेयर में बहुत सारे इसमें डिवाइसेस लगे होते हैं, तो इस हार्डवेयर ये एक बेजान चीज़ होती है। इस बेजान चीज़ के साथ हमें बात करनी होती है, तो उसी चीज इनसे बात करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर एक नज़र दें, यहाँ पे सबसे कोर में मैंने बनाया है हार्डवेयर को। हार्डवेयर में सीपीयू आता है और मेमोरी और बाकी डिवाइसेस आते हैं। ये जो हार्डवेयर है, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हुए उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। इसका मतलब अब जो यूज़र्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त अगर काम कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कंप्यूटर पे काम करता हूँ। इसका मतलब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो मिल जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और उसके बाद वो इन टर्न मिल जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और फिर उसके बाद लास्ट पे वो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो पास ऑन हो जाते हैं हार्डवेयर पे, तब जाके वहाँ पे कोई काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है, तो हम हम फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने प्रिंट ऑप्शन दे दिया। प्रिंट कमांड जो है वो पहले जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भेजेगा डिवाइस ड्राइवर तक, और डिवाइस ड्राइवर उस काम को डिकोड करके प्रिंटर तक दे देता है। तो इसका मतलब ये एक लंबी चेन बन जाती है। तो इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये एज इंटरफेस एक्ट करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, और इसमें सारी बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। मतलब अगर हम इनपुट दे देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेस हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। प्रोसेसिंग तो होती है सीपीयू में, लेकिन वो काम करवाता कौन है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से अगर हमें उस डेटा को स्टोर करना है, स्टोर तो हार्ड डिस्क में हो जाता है, लेकिन वो काम भी करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से अगर हमें, जैसे अभी मैंने बोला, प्रिंट आउट निकालना है, वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, या किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, वो भी इसी का काम रहता है। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कोई भी काम इसमें चलेगा ही नहीं। तो चलेगा क्या नहीं, मतलब हम इसको ऑन भी नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। इसीलिए जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो आप देख रहे हो विंडोज 7 लोडिंग, विंडोज एक्सपी लोडिंग, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो सबसे पहले वही ऑन हो जाता है। उसके बाद हम बाकी प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे एक लिविंग ह्यूमन बीइंग में एक हार्ट होता है, जिसपे ये ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट रहता है। जब तक हार्ट ठीक है तब तक इंसान भी ठीक है। इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बेजान चीज़ें हैं जब तक कि ना इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ हो। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे फंक्शंस जो मैंने अभी बताया, सारा काम इसी पे होता है। सबसे पहला इसका काम होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जितने भी इसके साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं, उन सभी का काम इसके ज़िम्मे रहता है। ये उन सभी से, ये सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है, उसके बाद उसको स्टोरेज मेमोरी में स्टोर करवाता है, फिर उसका आउटपुट हमें दिखाता है। और इसके बाद है दूसरी फंक्शन इसमें कमांड इंटरप्रेटर। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनमें दो टाइप्स के इंटरफेसेस आते हैं। एक तो होता है कमांड यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आज, इनमें दोनों हमारे लिए ये चॉइस रहती है, हम कोई भी ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। या तो हम इसमें थ्रू कमांड्स काम कर सकते हैं, या फिर थ्रू ग्राफिकल आइकन्स। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट है। इस मेमोरी मैनेजमेंट में ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी मेमोरी को मैनेज करता है। ये मेमोरी लोकेशन जो भी होती है, हर एक लोकेशन का एक अपना अपना एड्रेस होता है। तो जब भी कोई भी यूज़र किसी ये डेटा
के लिए रिक्वेस्ट करता है कोई डेटा उसको चाहिए, तो मतलब उस वक्त रीड ऑपरेशन करना है, या इसी तरीके से अगर हम यहाँ से ही कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, उस वक्त राइट ऑपरेशन हो जाता है। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कहाँ से कैसे रीड करना है और कैसे राइट करना है, किस जगह पे ये काम करना है, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद अगर यूज़र ने किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट की है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे डेटा को लेके रैम में लाता है। उसके बाद वो यूज़र उस डेटा को यूज़ करता है। उसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरिया को फ्री करता है और उसके बाद उस मेमोरी एरिया को दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए रखता है। एक्चुअली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक फाइल एलोकेशन टेबल इसमें बनाता है। ये एक टेबल जैसा होता है, तो उसमें जैसे हम टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी एक टेबल रहता है जिसमें हर एक फाइल की लोकेशन सेव रहती है। जब भी हम किसी फाइल को रेफर करते हैं उस वक्त उसी टेबल को ये ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर करके उस फाइल को हमारे सामने पेश करता है, लाता है। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एलोकेट करता है हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर से, मतलब सीपीयू को ये अलग अलग प्रोसेसेस दे देता है और उसी वक्त ये देखता है कि अगर प्रोसेसर अभी फ्री है तो दूसरा इसको जॉब देना है और कैसे ये काम करना है, वो सारा काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें करता है। इसके बाद दूसरी फंक्शन है टाइम शेयरिंग। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सीपीयू का टाइम भी मैनेज करता है। जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एट ए टाइम सीपीयू को मतलब यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो सीपीयू है ये अपने टाइम को स्लाइसेस करते हैं, मतलब अलग अलग ये मतलब एक प्रोसेस के लिए एक टाइम देता है और दूसरे प्रोसेस के लिए दूसरा टाइम दे देता है, और ये बहुत कम इनमें टाइम ड्यूरेशन होती है। हमें लगता है कि एक ही साथ में सारे काम होते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हर एक चीज़ में। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रोल रहता है कि ये ऑथराइजेशन देता है खाली उन लोगों को जो ऑथराइज्ड इसके लिए होते हैं, और सिर्फ उन चीज़ों के लिए ऑथराइजेशन दी जाती है जिनके लिए वो कैपेबल होते हैं। इसके बाद डेडलॉक प्रिवेंशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम रहता है। ये सबसे पहले डेडलॉक होता क्या है, जब भी कोई भी एक चीज़, अगर हम मानेंगे कोई भी डिवाइस है, अगर उस डिवाइस को दो प्रोसेसेस शेयर करते हैं तो कभी कभार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट करता है कि वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन दूसरा प्रोसेस पहले वाले प्रोसेस का वेट करता है कि वो इस्तेमाल करेगा। तो इस बीच में क्या होता है, जो प्रोसेसर या सीपीयू होता है वो उस टाइम तक आइडल रहता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये केयरफुली एलोकेट करता है ये रिसोर्सेज हर एक प्रोसेस के लिए ताकि डेडलॉक ना हो जाए। उसके बाद है इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट मतलब एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो या हार्डवेयर इंटरप्ट हो, और उन सभी इंटरप्ट को हैंडल भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर हमने कोई की प्रेस की है कीबोर्ड से, तो ये जो इंटरप्ट, ये जो रिक्वेस्ट वहाँ से आती है, इस रिक्वेस्ट को भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल स्टोरेज। वर्चुअल स्टोरेज की ज़रूरत हमें कभी कभार पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रैम की कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं जिसका साइज़ रैम की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो उस वक्त ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्ड डिस्क का एक छोटा सा पोर्शन एलोकेट करता है एज रैम। तो ये जो पोर्शन वहाँ पे है, उसी पोर्शन को हम कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज। अब जो उस वक्त प्रोसेसिंग फिर होती है, उसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसकी स्पीड कम होती है प्राइमरी मेमोरी से। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला टाइप है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब एक ही ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूज़र्स को अफोर्ड कर सकता है एक ही टाइम पे। लेकिन इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक ही सिस्टम है, एक ही टाइम पे कैसे
बहुत सारे काम कर सकते हैं। उस वक्त इसमें मल्टीपल इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब अलग से अलग अलग डिफरेंट ये जगहों पे इसका इनपुट आउटपुट टर्मिनल यूज़ करते हैं। उन्हीं पे जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उन पे बैठ के काम करते हैं, लेकिन अंदर से एक सिस्टम एक ही होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है विंडोज़, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टाइम शेयरिंग पे काम करता है, मतलब एक टाइम एक यूज़र को दिया जाता है, दूसरा टाइम दूसरे यूज़र को, लेकिन ये बहुत कम इंटरवल्स में होता है। किसी को लगता ही नहीं है कि मेरा काम रुका हुआ है और उसका काम चल रहा है, ये बहुत फास्ट होता है। इसके बाद दूसरा टाइप है मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, एक ही बार में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो जाते हैं एक ही टाइम पे। तो इसका मतलब है अगर एक ही टाइम पे ज़्यादा प्रोसेस करता है तो इसके अंदर एक से ज़्यादा सीपीयूज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोई भी सिस्टम अगर हमें उसमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना है तो उसका पहला फीचर होता है कि उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सीपीयूज़ लगे होते हैं। तो अगर इसमें ज़्यादा सीपीयूज़ लगे हैं तो इसका मतलब है ये कॉस्टली होता है, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड फास्टेस्ट होती है। और इसकी जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स रहता है। उसके अकॉर्डिंग में ये अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक सिंगल सीपीयू के साथ, तो इसमें जो एग्जांपल्स है वो है यूनिक्स और 64 बिट एडिशन ऑफ विंडोज़ या सर्वर्स जो भी होते हैं विंडोज़ के, विंडोज़ 2003 सर्वर है या कोई और सर्वर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो इसमें आते हैं। उसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये मल्टी प्रोसेसिंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसमें अगर एक ही सीपीयू लगा होता है तो इसमें भी टाइम स्लॉट, टाइम को अलग अलग हिस्से किए जाते हैं। तो एक प्रोसेस के लिए एक टाइम और दूसरे प्रोसेस के लिए दूसरा टाइम दिया जाता है। इसके एग्जांपल है विंडोज़, मैक और लाइनक्स। इसके बाद मल्टी टास्किंग। इसमें एक ही बार में एक से ज़्यादा टास्क्स किए जाते हैं, लेकिन ये एक के बाद एक पे अप्लाई हो जाता है, मतलब एक टाइम पे एक टास्क हो जाएगा और दूसरे टाइम पे दूसरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल है विंडोज़, लाइनक्स, मैक और यूनिक्स। इसका मतलब इसमें हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। उसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ये थ्रेड होता है क्या है। जो कोई भी प्रोग्राम जो जिस पे काम चल रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब प्रोसेस में, मतलब छोटे छोटे हिस्से कर सकते हैं एक कंप्लीट प्रोसेस को। और ये सब प्रोसेस, अब इसके ये छोटे टुकड़े जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं थ्रेड्स। ठीक, तो ये जो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसका काम यही होता है कि ये एक प्रोसेस को डिवाइड करता है मल्टीपल थ्रेड्स में और फिर उन थ्रेड्स को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करता है। इससे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है यूनिक्स और सर्वर एडिशन ऑफ लाइनक्स एंड विंडोज़, मतलब जो इनमें जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो इस वाले में। उसके बाद दूसरा टाइप बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में जो कोई भी प्रोसेस जिन पे काम होना है उनको हम एक ही साथ में एक बैच बना के सीपीयू को दे देते हैं और उसके बाद उस पूरे बैच के ऊपर काम हो जाता है। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग है ये इसको भी काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें खास तौर से इसमें मल्टीपल टास्क हम एक ही साथ में कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इसमें एक बैच प्रोसेस करा रहे होते हैं उस बैच की प्रोसेसिंग के दौरान हम दूसरा कोई भी काम इसमें नहीं करा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब भी हमें पता हो कि सबसे पहले ही ये जो डेटा हमें प्रोसेस करवाना है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हो वो पहले हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम इसमें काम करवा सकते हैं। तो इस वजह से इसमें जो मेमोरी होती है उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें इसमें पड़ जाती है।
इसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे नेटवर्क्स को हम मैनेज कर सकते हैं, जिसका यूज़ कंप्यूटर सर्वर्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें यूनिक्स और मैक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एज सर्वर्स में यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर नेटवर्किंग फीचर्स ही होते हैं। इसकी एग्जांपल है नोवेल नेटवेयर, आर्टिसॉफ्ट लैंडटेस्टिक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के भी बहुत सारे डिफरेंट वर्जनस आए हैं सर्वर्स के लिए, जैसे विंडोज़ 2003 सर्वर है, 2007 सर्वर है, और विंडोज़ NT आया है। उसके बाद है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। तो अभी जो प्रेजेंटली लेटेस्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है वो है विंडोज़ 10। फिर इसके अब डिफरेंट वर्जन आते हैं, इसमें अपग्रेडेशन होती है। इसी तरह है एंड्रॉयड अभी लेटेस्ट वाला चल रहा है एंड्रॉयड 10.0, लेकिन अभी इस वक्त काम चल रहा है 11.0 पे, वो जल्दी ही आने वाला है। और इसी तरह है एप्पल के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.15 ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंपनी का। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है इसका ज़्यादातर यूज़ हम पर्सनल कंप्यूटर्स में करते हैं। तो इसका यहाँ पे हम देखेंगे ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ विंडोज़ 3.1 से 95, फिर 98, 2000 ME, XP मतलब एक्सपीरियंस, फिर आया विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 जो कि अभी लेटेस्ट इसका चल रहा है। अब इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होती है वो डिपेंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इससे काम करते हैं वो इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो इस बेस पे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है CUI, दूसरा होता है GUI। CUI कैरेक्टर यूज़र या कमांड यूज़र इंटरफेस। अगर हम इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं तो इसमें जो हम काम यहाँ से देंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स इसमें देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें ये कोई फोल्डर बनाना होता है, उसके लिए हम मैं डॉस की बात करूंगा। डॉस में हम लिखते हैं MD स्पेस, फिर उस डायरेक्टरी का जो या फोल्डर का नाम, या इसी तरह अगर हमें कॉपी कॉन एक इसमें कमांड होती है। इसका मतलब अगर हमें इन ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना होता है हमें उन कमांड्स को याद रखना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा इनमें जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वही काम कर सकता है जिसको वो कमांड्स आती हैं। तो इसके एग्जाम्पल डॉस और यूनिक्स है। ये डॉस माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, MS DOS इसका फुल नाम है, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद दूसरा टाइप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें ग्राफिकल जो आइकन इसमें होते हैं या मेन्यूज होते हैं उन पे क्लिक करके माउस से हम उन पे क्लिक करते हैं और वो वहाँ पे काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसमें हमें कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसमें जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही आसान होता है CU के अकॉर्डिंग में अगेंस्ट में। तो इसके बाद इसके एग्जांपल है विंडोज़। जो भी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी जो विंडोज़ 10 है वो भी GUI में आता है, और इसी तरह लाइनक्स में भी हम GUI से काम करते हैं। उसके बाद है ये बफर क्या होता है। ये टेम्पोररी मेमोरी होती है हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। ये मेमोरी यूज़ होती है जब भी हम इनके साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे प्रिंटर के जब भी हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है कोई भी प्रिंटर, और यहाँ से हम किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालते हैं, तो जब हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके ओके प्रेस करते हैं वो जो हमने प्रिंट के लिए दिया होता है वो उस बफर मेमोरी में चला जाता है। तब तक चला जाएगा जब तक वो प्रिंट ना हो जाए। उसके बाद है स्पूल, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। ये फ्री स्पेस होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जिसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि ये इन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ काम कर सके। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो स्पीड मिसमैच होती है उसको ओवरकम करने के लिए ये काम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। उसके बाद है इंटरप्ट क्या होता है।
ये एक इवेंट होती है जिससे हम प्रोसेसर की जो प्रेजेंट काम होता है उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसमें अब दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट हार्डवेयर डिवाइसेस से जनरेट हो जाता है, जैसे अगर हमने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है। इसी तरह से माउस से क्लिक किया, ये अभी हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। इसी तरीके से फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर से जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर अचानक से हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है तो उसमें जो एंटीवायरस इंस्टॉल होता है वो वहाँ पे हमें एक मैसेज दिखाता है दैट वायरस हैज़ बीन फाउंड। तो इसका मतलब है वो जो वहाँ पे मैसेज हमारे सामने आती है उसको हम कहेंगे एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, क्योंकि वो प्रेजेंट काम हमारा रोक रहा है और वो बता रहा है पहले ये काम देख लो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट।